चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर में एक टॉपिक ऐसा है जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, जो कि पास्ट एडजस्टमेंट। ये टॉपिक आप लास्ट 5 इयर्स के पेपर निकाल लो और उसमें देखना आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। तो ज्यादा चांसेस है कि ये 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन दिखेगा बोर्ड एग्जाम में, और अगर 4 मार्क्स में नहीं आता है तो 3 मार्क्स में आ सकता है या एमसीक्यू भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस है 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेगा। ये एक टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में, और दूसरा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और थर्ड P&L एप्रोप्रिएशन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि 3 और 4 मार्क्स में आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। लेकिन पास्ट एडजस्टमेंट अगर आप चाहते हो कि आप बना सको, ये पास्ट एडजस्टमेंट आपको समझ में आए, इसके लिए आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा कुछ बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, उसमें कौन कौन सी चीजें शो करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जब तक ये P&L एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप पास्ट एडजस्टमेंट नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में हम देखते हैं कि जो भी फर्म में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जब वो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई गलती हो जाती है, और उसी गलती को सुधारने के लिए हम ये वाला टॉपिक देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो जब तक हमको ये नहीं पता होगा पार्टनर्स में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे बांटा जाता है, तब तक आप गलती को कैसे सुधारोगे। सेम कंसेप्ट 11th क्लास जैसा है। 11th क्लास में जो जर्नल एंट्री गलत बनती थी उस जर्नल एंट्री को सुधारने के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स था। वैसे ही क्लास 12th में जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में डिफरेंट वे से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना, कुछ इस तरीके से जो डिफरेंट चीजें हम लोग शो करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, तो इन चीजों को बांटते समय कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, और ये गलती कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद या P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद हमको पता चलती है। अब हम सारी चीजें रिवाइज तो नहीं कर सकते हैं, सारी चीजें दोबारा से तो नहीं बना सकते हैं, तो हम लोग को ये गलती जब पता चली बहुत लेट हो चुकी थी। अब एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम कैसे इस गलती को सुधार सकते हैं वो चीज हम देखते हैं इस पास्ट एडजस्टमेंट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर एग्जांपल से पहले समझेंगे, फिर फॉर्मेट वगैरह सारी चीजें देखेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर 3 पार्टनर हैं, A, B एंड C। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1, और फर्म में प्रॉफिट हुआ था ईयर के एंड में 6 लाख रुपीस। अब इन तीनों ने क्या किया, इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बिना ध्यान में रखते हुए इस प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। मतलब कितना कितना ले लिया, 2 लाख रुपए ए ने, 2 लाख रुपए बी ने, और 2 लाख रुपीस सी ने रख लिया। जबकि सही तरीके से अगर इस प्रॉफिट को बांटते तो ए को कितना मिलता, 3 लाख मिलता, बी को कितना मिलता, 2 लाख रुपए, और सी को 1 लाख रुपीस मिलना था। मतलब सही तरीका ये था। अगर हमको P&L एप्रोप्रिएशन की नॉलेज हो तो प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है, लेकिन हमने गलती क्या कर दी, इक्वली बांट दिया। अब सारी चीजें हो चुकी हैं, अब मैं ऐसा क्या करूं, ऐसी कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री करूं पार्टनर्स के बीच कि ये गलती सुधर जाए। तो आप देखो, ए को मिलना कितना चाहिए था पैसा, 3 लाख, लेकिन मिला कितना है, 2 लाख मिला है। मतलब 1 लाख रुपए और देना है, 1 लाख रुपए कम मिला है और देना पड़ेगा। मतलब आप ए का कैपिटल बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, कितने अमाउंट से, 1 लाख रुपए से। बी को मिलना कितना चाहिए था, 2 लाख, और मिला कितना है, 2 लाख, मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं है। सी को मिलना कितना चाहिए था, 1 लाख, लेकिन मिला कितना है, 2 लाख, मतलब 1 लाख एक्स्ट्रा मिला है। तो आप सी का कैपिटल क्या करोगे, कम करोगे। कैपिटल कम करोगे कितने से, 1 लाख से। अब हमने रूल पढ़ा हुआ है, कैपिटल अगर बढ़ाना है तो क्रेडिट करते हैं और कम करना है तो डेबिट करते हैं। जब कैपिटल ए का बढ़ाना है मतलब आप क्या करोगे, क्रेडिट, और सी का कैपिटल कम करना है, डेबिट। एक जनरल एंट्री हमको पता चली, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट ₹1 लाख। तो ये एक हमने एंट्री बनाई, एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि हमारी पास्ट में जो गलती हुई थी उसको सुधार दिया। मतलब हमने पास्ट में क्या गलती की थी,
6 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना था 3:2:1 में, लेकिन हमने बांट दिया इक्वल। और इस गलती को सुधारने के लिए हमने एक एंट्री पास की, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल। अब ये जो मैंने तरीका बताया, ये तो हमने डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ रखा है तो बनेगा, लेकिन बुक में या सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम होती है उसमें एक फॉर्मेट यूज किया जाता है, एडजस्टमेंट टेबल बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हम सेम क्वेश्चन को उस एडजस्टमेंट टेबल से सॉल्व करके देखते हैं कि उसमें कितने कॉलम बनेंगे, क्या क्या चीज का अमाउंट शो करेंगे, वो हम देखते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है, वो एडजस्टमेंट टेबल जब बनाओगे तो कितने कॉलम होने चाहिए। तो आप सबसे पहले देखोगे पार्टनर्स कितने हैं, एक आप फॉर्म के लिए जगह रखोगे, फिर जितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, ए बी और सी के लिए ऐसे 3 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे, और एक आप ट्रांजैक्शन के लिए पर्टिकुलर्स के लिए रख सकते हो। ठीक है, अब चाहे पार्टनर ए बी और सी 3 लोग हो या 2 लोग हो, उसके हिसाब से आप कॉलम बनाओगे, और एक फॉर्म का रहेगा फॉर्म के अमाउंट को लिखने के लिए। यहां पर हम पर्टिकुलर्स लिख देते हैं। अब उसके बाद जितने भी पार्टनर हैं और फर्म है, इन चारों चीजों के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हम लोग को लिखने पड़ते हैं। तो सब पार्टनर्स का और फर्म का 2-2 कॉलम अमाउंट लिखने के लिए होना चाहिए, एक डेबिट साइड दूसरा क्रेडिट साइड। तो इसको आप फर्दर डिवाइड कर दोगे डेबिट क्रेडिट में, ए का डेबिट क्रेडिट, बी का डेबिट क्रेडिट, सी का और फर्म के लिए। यहां पर इसको मैं दोबारा से क्लोज कर दिया। यहां पर हेडिंग सब में लिख देंगे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, इसका भी डेबिट क्रेडिट और फर्म का डेबिट और क्रेडिट। पार्टनर्स के लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट का रूल लगाएंगे। कैपिटल जब इंक्रीज करना होता है तो क्रेडिट और डिक्रीज करना होता है तो डेबिट, ये मॉडर्न अप्रोच का रूल है। और फर्म के लिए हम लायबिलिटी नेचर का, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो डेबिट। ये हम एक टेबल में कुछ वर्किंग शो करेंगे जिससे हमें यह पता चलेगा किस पार्टनर का कैपिटल कम करना है और किस पार्टनर का कैपिटल बढ़ाना है, जिससे गलती आपस में सुधर जाए। तो सबसे पहली चीज हमने क्वेश्चन में यह देखा, जो 3 पार्टनर है ए बी और सी, इन्होंने गलती से प्रॉफिट को इक्वली बांट रखा है, 2-2 लाख रुपए ले लिए। तो अब सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो इन्होंने 2-2 लाख ले लिया है उनसे वापस लेना पड़ेगा अमाउंट। अब आप वापस लेना पड़ेगा, इसका मतलब ये मत समझना कि जो पार्टनर 6 महीने पहले पैसे घर लेके चले गए, आज उनको हम बोले वापस आओ, 2-2 लाख रुपए लेके आओ वापस और हमें दो। फर्म ऐसा नहीं बोलेगी। ये सिर्फ एक वर्किंग करके देखेंगे कि अगर हम उनसे 2-2 लाख रुपए वापस लेते हैं और सही तरीके से बांटते हैं तो किसको कितना और मिलना चाहिए और किसको किस पार्टनर से वापस लेना चाहिए। ये चीज हम लोग को एक वर्किंग करके पता चलेगा। तो खाली हम वर्किंग करने वाले हैं इस फॉर्मेट में। तो हमने देखा ए बी और सी ने गलती से इक्वली 2-2 लाख रुपए रख लिया है, तो उनसे जब हम वापस लेंगे, एक वर्किंग में शो करेंगे कि हम वापस ले रहे हैं, तो उनका कैपिटल क्या होगा, कम होगा। मतलब आप तीनों पार्टनर को 2-2 लाख रुपए से डेबिट करोगे, जितना आपने गलती से बांट दिया था आप 2 लाख ईच पार्टनर से वापस लोगे, और ये अमाउंट चला जाएगा फर्म के अकाउंटेंट के पास। फर्म के पास वापस प्रॉफिट इकट्ठा हो जाएगा, कितना, 6 लाख रुपए, जो कि फर्म की लायबिलिटी बढ़ रही है। प्रॉफिट फर्म के लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो 6 लाख रुपीस फर्म के पास वापस आ जाएंगे। अब जब सही तरीके से हम लोग बांटेंगे, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स, मतलब प्रॉफिट को पार्टनर्स में आप बांटोगे तो उनका कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, और फर्म की लायबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो फर्म जब बांट रही है तो फर्म की लायबिलिटी कम करने के लिए डेबिट कर दिया, और पार्टनर्स को जब यही अमाउंट बटेगा तो उनका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज। कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। अब सही रेशियो में जब बांटेंगे 6 लाख को तो कितना कितना होना चाहिए, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपीस। जहां कुछ नहीं है वहां डैश कर दिया। तो यहां पर आपको बस वही कहानी लिखनी है कि हमने प्रॉफिट वापस ले लिया और सही रेशियो में बांट दिया। इसको जब आप क्लोज करोगे, यहां पर आप अमाउंट लिख दोगे टोटल कितना कितना है। ए का डेबिट साइड कितना है, 2 लाख रुपए, क्रेडिट साइड कितना है, 3 लाख रुपए है। बी का डेबिट साइड कितना है, 2 लाख है, क्रेडिट साइड भी 2 लाख रुपए है। सी का डेबिट साइड 2 लाख है लेकिन क्रेडिट साइड 1 लाख है। फर्म का दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए और इक्वल है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप चेक करोगे, जब पार्टनर ए की हम बात कर रहे हैं तो इन दोनों में से कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो आप लिख दोगे क्रेडिट। कितना ज्यादा है? 1 लाख। तो आप ए को क्या करोगे? क्रेडिट। जो साइड ज्यादा रहेगा उस साइड का नाम आप लिख दोगे क्रेडिट साइड, और 1 लाख रुपए जितना ज्यादा है वो अमाउंट लिख दोगे। तो बी के में तो दोनों तरफ इक्वल है, कुछ नहीं लिखोगे। सी के में डेबिट साइड ज्यादा है, लिख दोगे डेबिट। कितना ज्यादा है? 1 लाख रुपए, ठीक है। तो यहां पर एंट्री बन रही है, ठीक है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रटने वाला तरीका है। अब लास्ट में देखो हमने क्या किया, सिर्फ रटा, कौन सा साइड ज्यादा है वहां पर वो लिख दो। लेकिन कंसेप्ट क्या था? तीनों पार्टनर्स को 2-2 लाख रुपए मिल चुका है। मिलना कितना था? 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ए को मिलना कितना चाहिए था? 3 लाख। मिला कितना है? 2 लाख। और देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा मतलब उसका कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। कैपिटल बढ़ाते हैं तो क्रेडिट करते, तभी ए क्रेडिट हो रहा है। बी को जितना मिलना था उतना ही मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। सी को मिलना था 1 लाख रुपए, मिल गया है 2 लाख रुपए, उससे वापस लेंगे, उसका कैपिटल कम करेंगे। कैपिटल कम करने के लिए डेबिट करते हैं, इसीलिए मैंने डेबिट किया है। और इस वाले मेथड में लास्ट में हमने रट्टा मार लिया कि भाई यहां पर दोनों में से ज्यादा साइड कौन सा है? क्रेडिट है, क्रेडिट लिख दो। कितना ज्यादा है? अमाउंट लिख दो। यहां पर दोनों में से ज्यादा कौन सा है? डेबिट है, डेबिट लिख दो। कितना ज्यादा? 1 लाख। तो एग्जाम में ये तरीका आप यूज करोगे, फॉर्मेट शो करोगे ऐसा ही सेम, क्योंकि अभी हमने एक इजी सा एग्जांपल उठाया है। एग्जाम्पल टफ भी हो सकता है, क्वेश्चन टफ भी हो सकता है एग्जाम में। तो ये एक कॉमन सा फॉर्मेट रखोगे हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी हम और भी क्वेश्चंस उठाएंगे, अभी हम और भी क्वेश्चंस एग्जांपल्स उठाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट को समझने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब मान के चलते हैं कि 2 पार्टनर हैं ए और बी, जिनका रेशियो है 3:2। इनका रेशियो क्या है? 3:2 है। इन्होंने कैपिटल लगा रखा है, इसने कैपिटल लगा रखा है 3 लाख रुपए, और इसका कैपिटल लगा हुआ है 2 लाख रुपए फर्म में, इनका कैपिटल है। और क्वेश्चन में था, पार्टनरशिप डीड में था कि इन दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। इन दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। कितना? 10% पर एनम के हिसाब से इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। अब जब ईयर एंड हुआ, जब इन्होंने ट्रेडिंग, P&L ये सारी चीजें फर्म ने एक्चुअल में बनाया होगा, तो प्रॉफिट पता चला था, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट फर्म को हुआ है, मान के चलते हैं 2 लाख रुपए। फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है? 2 लाख रुपए हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, इस प्रॉफिट को गलती से इक्वली बांट दिया है, 1-1 लाख रुपए बांट दिया। कुछ और चीज इनके दिमाग में आई नहीं, इनके हाथ में ना पार्टनरशिप डीड जो थी वो खो गई थी। इनको याद नहीं था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है और ये कुछ रेशियो है। इन्होंने क्या किया, चुपचाप से 2 लाख रुपए को आधा आधा बांट दिया। बाद में इनको पता चला, अरे भाई हमारे पास तो पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ है कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रखना था 10% और उसके बाद बचे हुए पैसे को 3:2 में बांटना था। लेकिन गलती क्या हो गई कि इक्वली बांट दिया। मतलब यहां पर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा क्या लिखा होगा, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर कैपिटल अमाउंट इज 3 लाख एंड 2 लाख। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड they were entitled for the interest on capital at the rate 10% per annum and profit for the year ended 2026 is 2 lakh. ठीक है, without the consideration of above partnership deed they distributed this profit amount equally between themselves. ठीक है, बिना पार्टनरशिप डीड को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया। अब हमको क्या करना चाहिए, जो इन्होंने इक्वल बांट दिया है गलती से वापस लेना चाहिए और सही तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, फिर बचा हुआ अमाउंट उनके रेशियो में बांट दो। ये हमको करना चाहिए। तो पहले मैं ऐसी वर्किंग नोट जो पहले हमने किया था फिर फॉर्मेट के हिसाब से बनाएंगे। मान के चलो वही 2 पार्टनर ए और बी, इन्होंने गलती से 1-1 लाख रुपए रख लिया है। ये गलत है, ऐसा नहीं करना था। सही तरीका क्या था, सही तरीका था कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रखते ये लोग। 3 लाख का 10% कितना रखता, ये 30,000 रखता। 2 लाख का 10% 20,000 रखता। मतलब टोटल 50,000 पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यूज कर लेते अमाउंट। इस 2 लाख में से पहले 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यूज कर लेते। उसके बाद कितना बचता, 1.5 लाख बचता।
और इस 1.5 लाख को ये लोग बांटते 3:2 में, मतलब कितना कितना अमाउंट आता, 90,000 और 60,000 आता। इस ए को टोटल कितना मिलना चाहिए था, 30 + 90 120 मिलना चाहिए था। इसको कितना मिलना था, 60 + 20 80 मिलना चाहिए था। लेकिन मिला कितना है, 1 लाख। ए को मिलना कितना चाहिए था, 120, मिला कितना है, कितना कम मिला है कि ज्यादा मिला है, कम मिला है, तो और दोगे ना आप उसको। इसका कैपिटल आप बढ़ाओगे, इसका कैपिटल आप बढ़ाओगे। कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, मतलब ए होगा क्रेडिट टू एज कैपिटल। कितना बढ़ाओगे, 20,000 आप बढ़ाओगे। अब यहां पर देखो जो पार्टनर बी है, इसको मिलना कितना चाहिए था, 80,000, लेकिन मिल कितना गया है, 1 लाख। तो इसका आप कैपिटल क्या करोगे, ज्यादा मिल गया तो आप कम करोगे, कैपिटल कम करेंगे मतलब डेबिट करेंगे, कितना, 20,000 से। तो यहां पर हम लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000। अब आप खुद सोचो, अगर किसी को P&L एप्रोप्रिएशन की नॉलेज नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नॉलेज नहीं है, सैलरी कमीशन की नॉलेज नहीं है, तो क्या वो ये बना पाएगा पास्ट एडजस्टमेंट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है। और पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब क्या होता है, ये चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक आप पास्ट एडजस्टमेंट, जो टॉपिक हम सबसे इंपॉर्टेंट मान रहे हैं सीबीएसई के हिसाब से, ये आपसे नहीं बनेगा। P&L एप्रोप्रिएशन हो सकता है एग्जाम में ना आए, और इस फर्स्ट चैप्टर से बाकी टॉपिक हो सकता है एग्जाम में ना आए। ज्यादा इंपॉर्टेंट है पास्ट एडजस्टमेंट, लेकिन ये कब बनता है, जब बाकी बेसिक क्लियर हो। तो आपको सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन को क्लियर करना है, सारे बेसिक्स क्लियर करने हैं, फिर हमको प्रैक्टिस करनी है पास्ट एडजस्टमेंट की। अब देखो, ये जो अभी हमने सेकेंड एग्जाम्पल देखा, जिसमें हमको एंट्री पता चली कि बी को डेबिट करेंगे 20,000 से और ए को क्रेडिट करेंगे 20,000 से। अब यही क्वेश्चन के लिए अगर हम फॉर्मेट बनाते हैं, जो बुक में लिखा हुआ है, जो हम बोर्ड्स में बना के आएंगे, उसके फॉर्मेट में आंसर क्या आ रहा है वो समझते हैं। सेम यही क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। 2 पार्टनर है यहाँ पर, तो यहाँ पर्टिकुलर्स के लिए रख दिया जगह, एक जगह रख दी मैंने ए के लिए, फिर यहाँ बी के लिए, और फिर लास्टली फर्म के लिए। जितने पार्टनर हैं उनका डेबिट क्रेडिट के लिए भी जगह चाहिए, और फर्म के लिए भी डेबिट क्रेडिट। ये ए हो गया, बी हो गया, और फर्म, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट क्रेडिट, फर्म के लिए डेबिट और क्रेडिट। पार्टनर्स के लिए रूल लगाते हैं, कैपिटल बढ़ाना है तो क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट, और फर्म के लिए लायबिलिटी बढ़ानी है तो क्रेडिट कम, मतलब दोनों के लिए सेम रूल है। ये इंटरनल लायबिलिटी में काउंट होता है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी में काउंट होता है वही लायबिलिटी नेचर, रूल सेम है, कंसेप्ट लगाना है। अब यहां पर जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ये बोला कि ए और बी 2 पार्टनर थे जिनका रेशियो था 3:2। इनका कैपिटल था 3 लाख और 2 लाख, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, 2 लाख रुपए फर्म को प्रॉफिट हुआ था, गलती से इक्वल बांट चुके थे। अब इक्वल बांट चुके तो क्या करेंगे हम लोग, वापस लेंगे। वापस लेंगे मतलब पार्टनर्स का कैपिटल कम करेंगे, मतलब 1-1 लाख रुपए आप डेबिट साइड में शो करोगे, और ये अमाउंट चला जाएगा फर्म के पास। फर्म की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, उसका हेडेक बढ़ जाएगा। अब ये 2 लाख रुपए फर्म का तो है नहीं, पार्टनर्स का ही है, पार्टनर्स को ही आगे चल के बांटना है, इसलिए प्रॉफिट को क्या मानते हैं, लायबिलिटी। अब जब सही तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है, ये तो प्रॉफिट मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है, प्रॉफिट वापस ले लिया, प्रॉफिट मैंने वापस ले लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देंगे, तो ए का कैपिटल था 3 लाख रुपए और उसका 10% 30,000 होता है। तो आप जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो सी का कैपिटल बढ़ेगा, ए का बी का दोनों का कैपिटल बढ़ेगा, इसका 30,000 से बढ़ जाएगा, और बी का कैपिटल कितना था, 2 लाख था कैपिटल, उसका 10% इंटरेस्ट मतलब 20,000 रुपए, तो उसका हम कैपिटल बढ़ा देंगे 20,000 से। टोटल फर्म की हेडेक जो है वो 50,000 से कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई 50,000 से। 50,000 को आप यहां पर शो करोगे डेबिट साइड में, फर्म की लायबिलिटी 50,000 से कम हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए वो 50,000 रुपए यूज कर लिए। अब मैंने बताया था फर्म का डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। क्रेडिट साइड तो 2 लाख है, डेबिट साइड भी 2 लाख होना चाहिए, मतलब पूरा बांट के पैसा खत्म करना है। कितना बच गया, 1,50,000। इस 1,50,000 को बांट के खत्म करना है। जब ये 1,50,000 सही रेशियो 3:2 में बांटेंगे
तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगा मतलब क्रेडिट करना है। किस रेशियो में बांटोगे, 3:2 में। 1,50,000 को 3:2 में बांटेंगे तो कितना आएगा, 90 और 60। इसका 90,000 बढ़ेगा ए का, और इसका कितना बढ़ेगा, 60,000 बढ़ेगा। जब आप इसको क्लोज करोगे तो आप यहां पर देखना, ए का डेबिट साइड कितना है, 1,00,000। क्रेडिट साइड 30 + 90 120। बी का डेबिट साइड 1,00,000, क्रेडिट साइड 60 + 20 80। वही रटने वाला तरीका, ज्यादा कौन सा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 20,000। बी का डेबिट क्रेडिट ज्यादा कौन सा है, डेबिट साइड ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 20,000। मतलब एंट्री होगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 20,000। तो पास्ट एडजस्टमेंट का कंसेप्ट ये कहता है, जो पास्ट में गलती हुई है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में, अब वो हमें पता चली कुछ समय बाद, जब हमने प्रॉफिट को बांट दिया, एप्रोप्रिएशन बन गया, हो सकता है कैपिटल अकाउंट भी बन गया है, सारी चीजें बन गई है। अब बस कैपिटल में एडजस्टमेंट करके, कैपिटल मतलब पार्टनर्स के बीच में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम सारी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। तो उसके लिए पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक हमें काम आता है। एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से हम गलती को सुधार देते हैं। ठीक है, अब बताओ क्या डाउट है। ये वर्किंग नोट है 3 नंबर इसका। मान लो 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर में से आपको 3 नंबर मिलेगा इस टेबल का और 1 मार्क्स मिलेगा एंट्री अलग से लिखने का। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 20,000। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन उठाया ये थोड़ा इजी है, 3 नंबर का आएगा। 3 नंबर में से 2 नंबर रहेंगे इस टेबल के और 1 नंबर रहेगा इस एंट्री का। गलती से भी इसको वर्किंग नोट मान के क्वेश्चन पेपर में या कहीं आगे पीछे क्वेश्चन में सॉल्व करके आ गए और एंट्री लिख के आ गए तो आपको लगता है इस एंट्री का 3 नंबर मिलेगा आपको। भाई आपको ये सॉल्व करके दिखाना है, ये वर्किंग नोट में आएगा। ये 2 नंबर इसका एंट्री। मान लो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, एंट्री का सिर्फ 1 नंबर है, बाकी बचा वो वर्किंग का है। एंट्री का सिर्फ 1 मार्क्स है। अगर 3 नंबर का मतलब एंट्री 1 नंबर की, 2 नंबर का वर्किंग। 4 नंबर का क्वेश्चन है मतलब 1 नंबर एंट्री का, बाकी 3 नंबर वर्किंग का। वर्किंग नोट दिखाना है पास्ट एडजस्टमेंट में, और जो जितना कचरा यूज करेगा वर्किंग नोट अपने अपने दिमाग से चलाएगा उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। सीबीएसई में ये वर्किंग यूज किया जाता है। दूसरा भी होगा जैसे तुम यूज करते हो बीच बीच में, लेकिन आंसर अगर गलत आया तो तुम्हारा वर्किंग भी पूरा काट देंगे। जैसे मान के चलो अपनी मर्जी से कोई इंसान कुछ और वर्किंग नोट अलग तरीके से बनाया, तो पहले टीचर क्या करेगा, आंसर देखेगा, अच्छा B2 ए की जगह A2 भी कर दिया है, यहाँ गलत किया और ऊपर कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ भी गलत, आगे बढ़ जाएगा। भाई एंट्री मेन देखेगा पहले कि आंसर आया कि नहीं आया। अब आंसर आ गया ना, मान लो कुछ और फॉर्मेट भी यूज किया जो टीचर को भी नहीं आता है, राइट मारेगा, हाँ आंसर तो सही है, मतलब ऊपर सही किया होगा, लेकिन आंसर मान लो गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, थोड़ी सी मिस्टेक थी ऊपर वर्किंग में, ये गलत, अच्छा नया मेथड है मेरे को नहीं बनता, काट दे भाई इसको, ऐसा ये चीज होगी आपकी। तो एक कॉमन सा मेथड जो सीबीएसई यूज करता है, सीबीएसई के सैंपल पेपर मार्किंग स्कीम में आप देख लो, वही मेथड आपको एग्जाम में दिखाना है। क्योंकि मैं भी रहूंगा, कोई नया मेथड रहेगा जो चीज मैं कभी नहीं देखा हूं। अब बच्चा कुछ अपना ही दिमाग चला रहा है, फाइनल आंसर गलत है और मैं इसको काटने के साथ अगर वर्किंग भी काट देता हूं तो मैं प्रूफ कर सकता हूं कि बच्चे ने गलत सॉल्व किया था। आंसर गलत है, वर्किंग नया कुछ किया है, सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में नहीं था इसलिए मैंने काट दिया। तो कुछ नया ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। जो कॉमन मेथड है जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में है, सैंपल पेपर के आंसर शीट में है, वो आप लोग मेथड यूज करोगे। ठीक है, और अगर एमसीक्यू में आएगा तो फिर ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको एमसीक्यू टिक करना है, फिर आप ये चीज कहीं भी सॉल्व करो वर्किंग नोट, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। एमसीक्यू में है 1 नंबर का है तो फिर आपको वर्किंग नोट नहीं दिखाना है। डायरेक्ट अगर एंट्री पूछा है, अगर एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिया है, यही क्वेश्चन दिया था, तो आपको तो सिर्फ एंट्री टिक करनी है, सही एंट्री कौन सी है, तो आप ये क्यों दिखाओगे। फिर पता चला एमसीक्यू में 1 नंबर का बच्चा यहाँ पर एक एंट्री बस टिक करनी, उसके लिए पेंसिल से लाइन खींच रहा है ऐसे, और फिर उसको सॉल्व करने के बाद देख रहा क्या मतलब का। एमसीक्यू में आंसर टिक करना है, ठीक है, हाँ उसमें फिर आप चीटिंग कर लो, इधर उधर देख के लिख लो, लेकिन जब खुद को आता है तो किसी और के ऊपर भरोसा मत करना, खुद से वर्किंग नोट बनाना और सॉल्व करना। ठीक है, तो बुक के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना, कल हम लोग फिर इसी को हम लोग एक बार देखेंगे, और भी क्वेश्चन बुक के करेंगे, लेकिन एक बार कंसेप्ट थोड़ा सा बेसिक देखो, P&L एप्रोप्रिएशन को रिवाइज करो एक बार, और फिर इसको हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, बंद।